दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो भारतीय संविधान है, इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि के लिए 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला इसको भाग में बांटा गया है, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मूल संविधान में 22 भाग था, जिसे संशोधित करते हुए इसको 25 भाग कर दिया गया है। और दोस्तों दूसरा अनुच्छेद में बांटा गया है, जो कि दोस्तों मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जिसे कि संशोधित करते हुए इसको अभी तक यह वीडियो बनते समय तक दोस्तों 470 अनुच्छेद हैं। और दोस्तों तीसरा है जो कि अनुसूची में बांटा गया है, जो कि दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, जिसे कि संशोधित करते हुए इसको अभी 12 अनुसूची कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हमारे भारतीय संविधान के भाग के बारे में। तो दोस्तों अगर हम भाग 1 की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 1 में राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है, जिससे संबंधित अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। मतलब कि दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में जो राज्यों का जो वर्णन है वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक में क्या है, इसका वर्णन किया गया है। इसमें उल्लेख ये है कि जो कोई बाहरी क्षेत्र अगर भारत में राज्य के रूप में शामिल होना चाहता है तो कैसे शामिल होगा, किस प्रकार शामिल होगा, इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 1961 में गोवा जो है वो भारत में राज्य के रूप में शामिल हुआ। जो स्टार्टिंग में तो वो केंद्र शासित प्रदेश था, जब 1961 में जब भारत में उसको शामिल किया गया तब क्या था, वो केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1987 में 56वें संविधान संशोधन के तहत। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि 1975 में सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा बना, तो वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 1 में जो वर्णित जो अनुच्छेद हैं उसी के तहत ये हो पाया है। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान की भाग 2 की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 2 में भारत के लोगों की नागरिकता के संबंध में बताया गया है, जो कि दोस्तों अगर हम इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक है। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान के भाग 3 की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो कि दोस्तों अगर हम उससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो उससे संबंधित अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मौलिक अधिकार है ये वो मूलभूत अधिकार होता है जो कि संविधान ने हमें प्रदान किया है, और ये अधिकार किसी भी कीमत पर हमसे कोई छीन नहीं सकता है। जैसे कि कहीं पर घूमने की आज़ादी, कहीं पर भी बोलने की आज़ादी, जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो, मतलब हमें बोलने से किसी को दिक्कत ना हो, ये बोलने की आज़ादी, और कहीं पर भी शांतिप्रिय तरीके से विरोध या धरना प्रदर्शन करने की आज़ादी देता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले क्या था, वो पहले मौलिक अधिकार था, जिसे कि दोस्तों संविधान संशोधन के द्वारा इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है। अब मौलिक अधिकार न होने का कारण ऐसा नहीं है कि आप संपत्ति नहीं रख सकते हैं, इसे बस कानूनी अधिकार कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों सरकार कभी भी अगर चाहे तो आपसे पूछ सकती है कि ये संपत्ति आपने कहाँ से लाया, ये संपत्ति आपने कैसे अर्जित किया, ये सब पूछ सकती है। क्योंकि पहले क्या था, पहले संपत्ति जो था वो मौलिक अधिकार था, तो मौलिक अधिकार होने का कारण ये था कि सरकार भी उससे कुछ पूछ नहीं सकता था कि ये संपत्ति आपने कहाँ से लाई है। तो क्या था कि करप्शन करके बहुत सारे पैसे लोग इकट्ठे कर लेते थे, संपत्ति इकट्ठे कर लेते थे, और सरकार नहीं पूछ पाती थी। इसीलिए इसको संविधान संशोधन करते हुए इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया, करप्शन को रोकने के लिए। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान की भाग 4 की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, जिससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो उससे संबंधित अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि नीति निर्देशक तत्व क्या होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूं, संक्षिप्त में बता रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व वो चीज़ होता है जैसे कि संविधान बहुत सारे ऐसे नियमों को मानती है और उसे लागू करना चाहती है, लेकिन वो लागू नहीं कर पाती है, बहुत दिक्कत भरा होता है, जैसे कि सांस्कृतिक कारणों से, भौगोलिक कारणों से बहुत दिक्कत होता है। तो क्या होता है कि वो राज्य सरकार पर छोड़ देती है, राज्यों पर छोड़ देती है। वो राज्य जब चाहे लागू कर सकती है, अगर लागू अगर करेगा तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता है, और अगर लागू नहीं करेगा तो भी उसे कोई लागू नहीं करवा सकता है।
तो ये सब क्या है, ये सब नीति निर्देशक तत्वों में ये सब वर्णित है। अब दोस्तों उसके बाद भाग 4 का क आता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि अगर हमारे भारतीय संविधान में अगर कोई चीज़ संशोधित होता है तो उसका अलग से भाग नहीं लगता है, जैसे कि 23वां 24वां ये अलग से उसको नंबर नहीं दिया जाता है, उसी भाग में क ख ग ए बी सी अ ब स जोड़ दिया जाता है, उसमें लगा दिया जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मूल संविधान अगर संशोधित किया हुआ है, अगर ये दोनों में अगर आपको पहचानना है तो जिसमें अ ब स लग गया, क ख ग लग गया या ए बी सी लग गया तो समझ लीजिए कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसे संशोधित करके इसे बाद में जोड़ा गया है। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान के भाग 4 का क है ये क्या है, ये मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 का क में क्या है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। और इससे संबंधित अनुच्छेद क्या है, 51 का क है। मतलब कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 का क अनुच्छेद 51 का क में क्या है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, इसको आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान के भाग 5 की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान के 5 भाग में संघ की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें मंत्रिमंडल का भी जिक्र है और इसमें राष्ट्रपति की विधायक शक्तियों का भी जिक्र है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी में प्रधानमंत्री कैसे काम करेगा, क्या करेगा, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कैसे होगा, इन सभी चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी भाग में, संविधान के इसी भाग में मतलब भाग 5 में अनुच्छेद 124 में संघ की न्यायपालिका के बारे में जिक्र किया गया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि संघ की न्यायपालिका का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों संघ से संबंधित सभी कार्यपालिकीय कामों का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में है, जिससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो उससे संबंधित अनुच्छेद हैं 52 से लेकर के 151 तक। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान के भाग 6 की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है, जैसे कि इसमें राज्यपाल का वर्णन है, राज्यपाल के अधिकारों का वर्णन है। और दोस्तों इसमें राज्यों के उच्च न्यायपालिका का भी वर्णन है। जिससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो इससे संबंधित अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि दोस्तों अक्सर कंपटीशन एग्जामों में ये 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। पहला कि सर्वोच्च न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद से है, और दूसरा उच्च न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसको याद रखने का एक अच्छा सा ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे किसी भी कंपटीशन एग्जामों में पूछ दिया कि सर्वोच्च न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद से है तो इसका उत्तर क्या हम लोग देंगे, 124 यानी कि 124। और अगर पूछ दिया कि उच्च न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद से है तो इसका उत्तर क्या देंगे, 214। यानी कि दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद से है तो 124। अगर उच्च न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद से अगर ये पूछा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 4 को जस का तस रखना है, बस 2 को उठा करके फर्स्ट में डाल देना है, यानी कि 214 हो जाएगा। यानी कि अगर पूछ दिया कि उच्च न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद से है तो 214 यानी कि 214। अगर पूछ दिया कि सर्वोच्च न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद से है तो क्या होगा, 124 यानी कि 124। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान की भाग 7 की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान की भाग 7 में राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची है, जो कि दोस्तों अभी ये भाग को कैंसिल किया गया है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी कंपटीशन एग्जामों में अगर ये पूछ दिया कि संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जिसे अभी कैंसिल किया गया है तो वो क्या है, इसका उत्तर क्या होगा, संविधान के भाग 7। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान की भाग 8 की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान की भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित मामलों का वर्णन है। और दोस्तों इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 239 से लेकर के 242 तक। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जिस पे संघ और राज्य दोनों का अधिकार हो, जैसे कि पांडिचेरी हो गया, दादर और नागर हवेली हो गया, ये सब क्या है,
ये सब राज्यों का जो वर्णन है वो संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान की भाग 9 की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में भाग 9 का जो संबंध है वो पंचायती राज से है, जिससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो उससे संबंधित अनुच्छेद 243A से लेकर के O तक है। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूं कि जिसमें ABC, अ ब श या क ख ग लग गया तो समझ लीजिए कि वो मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। तो ये भी दोस्तों पंचायती राज जो है एक क्या है, बाद में जोड़ा गया है, ये मूल संविधान में नहीं था। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एक कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों एक चीज और आप लोगों याद रख लीजिए कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि पंचायती राज का जो संबंध है उस संविधान के कौन से भाग से है, तो इसका उत्तर क्या होगा, भाग 9 से है। इसे आप याद कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम लोग भारतीय संविधान के भाग 9 क के बारे में जानते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूं कि जिसमें क ख ग ABC या अ ब श लग गया तो समझ लीजिए कि वो मूल संविधान में नहीं था, उसे बाद में जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये जो भाग है संविधान के भाग 9 का जो क है ये क्या है, ये भी बाद में जोड़ा गया है, ये भी मूल संविधान में नहीं था। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो है नगर पालिका का वर्णन है और इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 243P से लेकर के Z तक है। मतलब कि दोस्तों अनुच्छेद 243A से लेकर के O तक में क्या है, पंचायती राज का वर्णन है और 243P से लेकर के Z तक में क्या है, नगर पालिका का वर्णन है। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान की भाग 10 की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 10 का जो संबंध है वो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों से है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 244 है। और दोस्तों अब अगर हम भारतीय संविधान के भाग 11 की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन है और दोस्तों इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 245 से लेकर के 263 तक है। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान की भाग 12 की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्त और उससे संबंधित जो भी वाद विवाद हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। और दोस्तों इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 क तक है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 300 क लग गया, मतलब कि दोस्तों ये मूल संविधान में नहीं था, इसे भी बाद में जोड़ा गया है। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान के भाग 13 की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 13 में व्यापार वाणिज्य से संबंधित नियम कानून के बारे में बताया गया है कि उसके कैसे नियम बनेंगे, इसका गाइडलाइंस उसमें दिया गया है। और दोस्तों इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद 301 से लेकर के अनुच्छेद 307 तक है। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान की भाग 14 की बात करें तो भारतीय संविधान की जो भाग 14 है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों इसमें संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का वर्णन है। और दोस्तों इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 308 से लेकर के 314 तक का जो अनुच्छेद है उसमें सामान्य सेवाओं का वर्णन है और 315 से लेकर के 323 तक का जो अनुच्छेद है उसमें संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। अब दोस्तों इसके बाद आता है हमारे भारतीय संविधान का भाग 14 क। दोस्तों इसमें क लग गया तो जाहिर सी बात है कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के भाग 14 क में अधिकरणों से संबंधित वर्णन है। और दोस्तों इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद 323 क है। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान की भाग 15 की बात करें तो हमारा जो भारतीय संविधान का जो भाग 15 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इसमें निर्वाचन आयोग का वर्णन है। और दोस्तों इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें निर्वाचन आयोग कैसे काम करेगा, एक सदस्यीय रहेगा या बहुसदस्यीय रहेगा, इन सभी चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान की भाग 16 की बात करें तो भारतीय संविधान की भाग 16 में विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख है। और दोस्तों इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 क तक है। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान की भाग 17 की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित जुड़े प्रावधान हैं। और दोस्तों अगर इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद
343 से लेकर के 351 तक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इन अनुच्छेदों में हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को इसकी लिपि माना गया है। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान की भाग 18 की बात करें तो भारतीय संविधान का जो भाग 18 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपात उपबंध का जिक्र है। दोस्तों अलग अलग राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगते हैं वो इसी भाग के अंतर्गत लगते हैं। दोस्तों अगर इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो इससे संबंधित अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें राज्यों में जैसे कि मुख्यमंत्री से अगर सही तरीके से काम नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल का अधिकार होता है कि वो राष्ट्रपति से अनुशंसा करे कि इसकी जिम्मेवारी आप अपने हाथों में लीजिए, और केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से इसमें शासन करता है। और दोस्तों इसमें धारा मतलब कि संविधान के अनुच्छेद 307 का जिक्र है, जिसका मतलब है वित्तीय आपात। दोस्तों वित्तीय आपात होने पर सरकार चाहे तो अपने सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रोक सकता है, लेकिन दोस्तों भगवान की दया से अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, यानी कि वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वित्तीय आपात का जो संबंध है वो अनुच्छेद 360 से है। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान के भाग 19 की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 19 का संबंध परिकीर्णन से है। और दोस्तों इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक है। और दोस्तों अब अगर हम भारतीय संविधान के भाग 20 की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 20 का संबंध संविधान संशोधन से है, जिससे संबंधित अनुच्छेद 368 है। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान के भाग 21 की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 21 में कोई भी अस्थायी संक्रमणकालीन कोई भी नियम कानून बनेगा तो उसका इसमें जिक्र होगा। और दोस्तों अगर इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद 369 से लेकर के 393 तक है। अब दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान के भाग 22 की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान का भाग 22 का संबंध कोई भी चीज को निरस्त करना है, मतलब कि दोस्तों अगर कोई चीज अगर निकल गया तो उसको अलग करना है। और दोस्तों इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने संविधान के सभी भागों के बारे में जाना। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।